जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे बिहार स्पेशल का प्रीवियस ईयर में जैसे 68वें बीपीएससी हो गए, पिछले 4 से 5 सालों का जो करेंट प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पूछे गए हैं बिहार से रिलेटेड, उसको हम लेकर आए हैं और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा और इसमें हम लोग पूरा एनालिसिस करेंगे। ठीक है, ज़्यादा नहीं, चैप्टर वाइज कर रहे हैं लोग। इसमें 2 चैप्टर करेंगे, एक कृषि से संबंधित और एक वन्य एवं वन्यजीव अभयारण्य। तो इससे रिलेटेड हम लोग जो पिछले साल प्रश्न पूछे गए हैं पिछले 4 से 5 सालों में, वही प्रश्न हम लोग इस वीडियो में करेंगे। ठीक, क्योंकि 70 बीपीएससी में देखेंगे कि इस बार का जो पैटर्न है वो भी चेंज होने वाले हैं, चेंज हो ही जाएंगे लगभग के बराबर जो नोटिस निकला हुआ है। और आपने देखा होगा कि 69 बीपीएससी में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे, एकदम यूपीएससी लेवल का टचअप कर दिया गया था। ठीक, तो उन सब सारी चीज़ों को हम लोग इसमें कैप्चर करेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई। चाय बागानों की बोल रहा है पहली बार, कौन सा ऐसा जगह है बिहार का जहाँ पर चाय बागानों की खेती की गई। इसमें देख लीजिए, ऑप्शन सुपौल है, बहादुरगंज है, ठाकुरगंज है, डी ऑप्शन भी है, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। और 60वीं बीपीएससी में पूछा गया है ये सवाल। ठीक, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ठाकुरगंज। ठीक, कहाँ है? ठाकुरगंज है। तो देखिए, इसमें हम लोग देख लेते हैं कि जो आपका चाय बागान की बोल रहा है तो ठाकुरगंज में शुरू किया गया। ठीक है, तो ये आपको जानना होगा कि ठाकुरगंज आखिर है कहाँ। तो देखिए, चाय की खेती सबसे पहले आपको 1982 में देखने को मिलेगा बिहार में, वो भी कहाँ? किशनगंज में। ठीक है ना, और किशनगंज का ही एक जगह है ठाकुरगंज। ठीक है, यहीं पर चाय बागान की पहली बार खेती शुरू की गई थी। ठीक, तो क्लियर हो गया, ठाकुरगंज कहाँ है? ये किशनगंज में है। सवाल है दोस्तों कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया। याद रखिएगा। ठीक है, कृषि कर्मण पुरस्कार का ये जो सवाल है 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक है, ये 66 बीपीएससी में पूछा गया है और कृषि कर्मण पुरस्कार से संबंधित है। और ये पुरस्कार दिया गया था किस क्षेत्र के लिए दिया गया था? कृषि कर्मण पुरस्कार 66वीं परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, मक्का और गेहूं उत्पादन और उत्पादकता के लिए दिया गया था, या खदानों के उत्पादन के लिए दिया गया था, या चावल के उत्पादन के लिए दिया गया था, या तिलहन के उत्पादन के लिए दिया गया था, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसमें से देखिए, कृषि कर्मण पुरस्कार आप देखेंगे कि मक्का के क्षेत्र में दिया गया था और उसमें गेहूँ भी उपज हुआ था। ठीक, तो मक्का और गेहूँ का उत्पादन जो हुआ था, इसलिए इसको कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया था। 66वीं परीक्षा बीपीएससी का जो हुआ था उसमें यह प्रश्न आया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न 65वीं बीपीएससी में पूछा है। ठीक, किसमें? 65वीं में पूछा है कि भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? ऑप्शन आपके समक्ष है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा, या वित्त आयोग, या नाबार्ड, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं। ठीक, ये 65वीं में पूछा गया है, चूँकि उस समय ई ऑप्शन भी थे, लेकिन 69वीं के बाद अलग से डी ऑप्शन मिला दिया गया है, तो इसलिए 65वीं का प्रश्न है। ठीक है, तो इसके राइट आंसर क्या होगा? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग जो है ये क्या करता है? भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है। कौन करता है भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण? तो ये कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। ठीक, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार में कृषि कुंभ मेला 2000 कहाँ आयोजित हुआ था। ये प्रश्न 65वीं से रिलेटेड है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं प्रश्न का लेवल कि कृषि कुंभ मेला, यानी मेला से संबंधित कृषि के लिए एक मेला लगता है। ठीक है, वहाँ से भी बीपीएससी में प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको क्लियर कर लेना है हमें। इस बार 2024 का हमें क्लियर कर लेंगे, देख लेंगे। करंट अफेयर में आप कोई भी प्रकाशन देखते हैं उसमें देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा, बिहार से रिलेटेड होगा। मैं प्रीफर करूँगा दृष्टि का बिहार स्पेशल देख सकते हैं, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो 2019 में 65वीं बीपीएससी में जो प्रश्न पूछा गया था पीटी में,
तो कृषि कुंभ मेला बिहार में कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था मोतिहारी में, ठीक है, मोतिहारी में, ठीक। मोतिहारी को 2 भागों में बांटा गया है, ईस्ट चंपारण वेस्ट चंपारण, ठीक। और वहाँ पर एक बेतिया भी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ये प्रश्न 64वीं बीपीएससी में पूछा गया। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? ठीक है, भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो जूट उत्पादन पूछ रहा है और ये प्रश्न 64वीं में पूछ रहा है जूट से रिलेटेड। तो 2024 में भी जूट का देख लेंगे, ठीक है, ये 64वीं का है। तो जूट उत्पादन में उस समय के अकॉर्डिंग ये चूँकि पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा इसमें चौथा नंबर पर, जूट उत्पादन की दृष्टि से उस समय 64वीं में पूछा गया सवाल है ये, ठीक। तो अभी 2024 के अकॉर्डिंग आप देख लेंगे जूट में बिहार का स्थान, ओके। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए इसमें अगला प्रश्न आपका है कि 2017 से 18 में बिहार राज्य में कृषि कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? ये प्रश्न 64वीं में पूछा गया है, ठीक है। 2017-18 में बिहार राज्य में कृषि में कार्यरत जनसंख्या का प्रतिशत क्या है दोस्तों? तो देखिए चूँकि कार्यरत मतलब अभी चल रहा है, ठीक है ना, 2017-18 के लेवल के अनुसार, तो इसमें आपके जो होने चाहिए, चूँकि तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ही नहीं, ठीक है। ऑप्शन में चूँकि 46% होना चाहिए तो ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए हम आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है दोस्तों, देखिए ये प्रश्न पूछा गया 63वीं बीपीएससी में। थोड़ा और छोटा कर देते हैं ताकि आपको लगेगा कि हाँ सब प्रीवियस ईयर का है, ठीक। देखिए ये सब प्रीवियस ईयर का है और ये 63वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्य की तुलना में है कितना है? ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, न्यूनतम है या न्यूनतम से द्वितीय है या उच्चतम है या उच्चतम से द्वितीय है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ये 3 बार प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक। ये 63 में हाल ही फिलहाल में पूछा गया है, ठीक ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा इसमें से? तो हमारे देखिएगा बिहार में कृषि भूमि का जोतों का जो औसतन है दूसरे राज्यों के मुताबिक, तो ये न्यूनतम से द्वितीय है, ठीक। न्यूनतम से द्वितीय है बिहार में कृषि भूमि का जोत, ठीक ना। कैसा है? न्यूनतम से द्वितीय है। क्लियर हुआ? अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, ये प्रश्न 63वीं में पूछा गया है, ठीक है। बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन है? बिहार में कौन से ऐसे ज़िले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन होता है? ठीक, अभी हिंट भी थोड़ी देर पहले मैंने दिया था, आपको मालूम चल गया होगा। ऑप्शन देख लीजिए, सिवान दिया है, वैशाली दिया है, गया दिया है और पूर्णिया जिला दिया है। और ये ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं है 100 अधिक, ठीक। तो जूट उत्पादन में बिहार का सबसे जो जिला है वो पूर्णिया है दोस्तों, ठीक है, पूर्णिया है, याद रखिएगा, ठीक। जूट से रिलेटेड हमेशा प्रश्न एक ना एक पूछा ही जाता है हर बीपीएससी में, तो क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है, कृषि से संबंधित वाला चैप्टर। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, ये प्रश्न 60 से 62वीं में पूछा गया है, ठीक है। बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम वस्त्र उत्पादक केंद्र है? बिहार में निम्नलिखित में कौन रेशम सिल्क वस्त्र का उत्पादन केंद्र है? ठीक है, सिल्क सिटी किसे बोला जाता है? अभी हिंट दे दिया मैंने, आपको मालूम चल गया होगा, ये भागलपुर को बोला जाता है, ठीक है। भागलपुर को सिल्क सिटी बोला जाता है और यहाँ पर डॉल्फिन अभयारण्य भी है, ठीक है ना। और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, ठीक है ना, धर्मपद शासकों ने स्थापना किया था। तो ये सब चीज़ें क्लियर कर लीजिएगा और सबको कोरिलेट कर कर पढ़ना है दोस्तों। आपको मालूम है कि हम लोगों का जो एग्ज़ाम है 70 बीपीएससी का, वो 17 नवंबर को होने वाले हैं, ठीक है। अब हमारे पास लगभग कितने समय बचे हैं, यानी 50 दिन मानकर चलिए, 50 से 55 दिन, ठीक ना। ये 50 दिनों में हमें अब ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पढ़ने हैं। 8 घंटे पूरा डिस्क्रिप्टिव और 4 घंटे ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, ठीक। इस टारगेट के अकॉर्डिंग अगर बुखार भी लगे तो पढ़ना है, बारिश भी हो तो पढ़ना है दोस्तों, हाथ में अगर जख्म भी हो जाए तो भी पढ़ना है, लेकिन पढ़ना है। कंपटीशन बहुत वास्ट है और इस बार 1700 लगभग पोस्ट आ रहे हैं, 1700, ठीक है दोस्तों। देखिए हाल ही में बिहार में किस स्थान पर उत्तर भारत का पहला वर्ड रिंगिंग स्टेशन खोला गया है? ये प्रश्न 67 बीपीएससी में पूछा गया है,
ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन आपके समक्ष है, भागलपुर है, पूर्वी चंपारण है, सारण है और पश्चिमी चंपारण है। ठीक है, तो इसमें से आपके राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों भागलपुर। ये 67 बीपीएससी में पूछा गया है ये सवाल, ठीक है ना। तो भागलपुर को सिल्क सिटी भी बोलते हैं। ठीक है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना धर्मपाल शासकों ने किया, पाल शासकों ने किया, और वहीं पे डॉल्फिन अभ्यारण्य भी है। ठीक है, तो आप वैसे अब जानते होंगे कि वहाँ पर एक फेमस एक्टर भी है भागलपुर में, आदर्श आनंद, उनके नाम पर भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है ना, कि भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन कहाँ खोला गया? तो भागलपुर में खोला गया। ठीक, क्लियर हुआ। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या प्रश्न पूछा गया है। ये प्रश्न पूछा गया है, ये भी 67 बीपीएससी का है। ठीक, तो ये प्रश्न है आपका, किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना किसने शुरू किया? ठीक है, किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की? तो देखिए ऑप्शन आपके समक्ष है, कैमूर टाइगर, निम्न में से किसने? ठीक है ना, तो कैमूर टाइगर रिजर्व ऑप्शन है, राजगीर वाइल्ड लाइफ सैक्चुअरी, या वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, या कांवर लेक बर्ड सैक्चुअरी। इसमें से क्या होगा? तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए, आपको बार बार ख्याल आ रहा होगा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक है ना, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, ठीक है ना, महर्षि वाल्मीकि ऐसे नाम याद रखिए। तो बिहार का जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, इसने ही सबसे पहले गिद्ध संरक्षण योजना की शुरुआत की। ठीक है ना, गिद्धों को बचाने के लिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की तरफ से ये पहल शुरू किया गया, और ये प्रश्न 67 बीपीएससी में पूछा गया है दोस्तों। ठीक, अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आप लोगों के बीच कि बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है? ये प्रश्न आपके 66 बीपीएससी में पूछा गया है दोस्तों। 66वीं बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया है, बिहार से रिलेटेड है। और ये देख लीजिए, बिहार के राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का प्रतिशत पूछा है। तो कई लोगों को पहले से मालूम भी होगा, और नहीं मालूम है तो हम आपको बता देते हैं। ठीक है, इसमें देखिए क्या हो जाएगा, 7.27%। ठीक, उसमें दिया है 3.21, इसमें से क्या होगा राइट आंसर? तो आप लोग कई लोग सोच रहे होंगे कि ई ऑप्शन तो इसमें है ही, ठीक है ना, जो आपका 7.84 है वो तो दिया ही नहीं है, इसलिए आपका ई इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ राइट आंसर दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? कौन सा ऐसा जिला है जहां पर बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? ठीक, तो आपको मालूम होगा, वो ऑप्शन हम दे देते हैं, बिहार का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे बड़ा जिला है दोस्तों। ठीक, तो समझ गए होंगे, पश्चिमी चंपारण है दोस्तों। ये प्रश्न 66वीं बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक ना, ये 66वीं बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, तो आप इसे क्लियर कर लीजिएगा। वन्य जीव से हमेशा, वन अभ्यारण्य से हमेशा एक ना एक या दो प्रश्न हमेशा बीपीएससी पूछता ही रहता है। ठीक है, इसलिए ये सब चीज़ें मैं क्लियर कर रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न है आपका कि ये प्रश्न पूछा गया है आपका 65वीं बीपीएससी में। ठीक, ये 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? निम्न में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? ऑप्शन आपके समक्ष है। ठीक है, ऑप्शन आपके आंखों के समक्ष है, वाल्मीकि होगा कि राजगीर होगा कि गौतम बुद्ध होगा कि भीम बांध होगा, इसमें से कौन होगा? देखिए भीम बांध जो है ये मुंगेर जिला जो है बिहार का, वहीं पे ये उपस्थित है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया सवाल है, इसे आप क्लियर कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपका प्रश्न है कि भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? भारत में किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ वाले जंगल से घिरा है? ऑप्शन देख लीजिए, उड़ीसा होगा कि मध्य प्रदेश होगा कि महाराष्ट्र होगा कि छत्तीसगढ़ होगा, या इनमें से कोई नहीं? क्या होना चाहिए आपके मुताबिक? तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ये जो मध्य प्रदेश है ये भारत में, ये समझ लीजिए सबसे ज़्यादा घने पतझड़ जो जंगल होते हैं, घने पतझड़ वाले जंगल, ये मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं। और सबसे ज़्यादा टाइगर बाघ जो है यहीं पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो दो क्लियर हो गए आपका, सबसे ज़्यादा घने जंगल मध्य प्रदेश में और सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में ही पाया जाता है।
और ये प्रश्न 65वीं बीपीएससी में पूछा गया है। ठीक, तो इसे आप क्लियर कर लेंगे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका, ये भी प्रश्न 65वीं में पूछा गया है। ठीक है ना, कि निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वन से घिरा है। ठीक है ना, वो तो हम लोग भारत लेवल पर देखें, राज्य लेवल पर। अब ये पूछ दिया है बिहार में जिला लेवल पर। ठीक है, तो जिला लेवल पर आपका कौन होगा, जिला लेवल पर आपका कौन होगा, ऑप्शन देख लीजिए, पश्चिम चंपारण, गया, कैमूर, नवादा या इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। अब ऑप्शन देख लिए होंगे तो आपको मालूम भी चल गया होगा दोस्तों कि क्या राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए चूँकि यहाँ घने पतझड़ वाला बात पूछा है, ठीक है ना, तो घने पतझड़ में आपका कई लोग कैमूर सोच रहे होंगे, तो कैमूर नहीं होगा चूँकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा घना सटा हुआ। ठीक है ना, तो ये पश्चिम चंपारण राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, पश्चिम चंपारण हो जाएगा। ठीक है, कैमूर नहीं, कैमूर में प्रतिशत मात्रा सबसे ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पतझड़ घने वाले के मैटर पूछ रहा है। ठीक है, और बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है क्षेत्रफल की दृष्टि से। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न आपका पूछा है 56वीं से 59वीं बीपीएससी में। ठीक, 56वीं से 59वीं में प्रश्न पूछा है कि बिहार में कितने वर्ग मीटर वन क्षेत्र हैं। बिहार में कितने वर्ग मीटर वन क्षेत्र हैं, सिर्फ वन क्षेत्र पूछा है, तो यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना है। तो देखिए इसमें आपके क्या राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि ऑप्शन में तो कोई है ही नहीं। ठीक है ना, इसमें आपके होने चाहिए 72 समथिंग, लेकिन ऑप्शन में कोई नहीं है इसलिए नहीं होगा। ठीक है ना, अब बिहार का पूछता कुल भौगोलिक क्षेत्रफल तो 94,163 वर्ग किलोमीटर बोलते। ठीक है, और सबसे ज़्यादा बिहार में रोहतास जो है दोस्तों, वहीं पे सबसे ज़्यादा वन भी पाया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका 7288 दोस्तों है, याद रखिएगा, ऑप्शन में नहीं है, चूँकि उस समय ये ऑप्शन नहीं था। 56वीं से 59वीं का ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि बिहार में राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन आवरण है। कितना प्रतिशत वन आवरण है, बिहार में राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन आवरण है, ऑप्शन आपके समक्ष। ठीक, तो इसमें आपके राइट आंसर हो जाएंगे 7.85% दिया हुआ ऑप्शन में, लेकिन आपका 7.5% कहीं कहीं मिलेगा। ठीक, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग दोनों में से आप जो आपको सूटेबल मिले वही मारिएगा। ठीक है, क्योंकि दृष्टि आईएएस में आपको 7.85 दिया है। ठीक है, और अभी कोई प्रकाशन है तो उसमें 7.5 दिया है, तो आप देख लेंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग। उसके बाद है कि बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं। बिहार में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो ऑप्शन के मुताबिक देखिए आपका एक ही बिहार में राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है ना, जो अभी आपको कुछ देर पहले मैंने बताया था, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। ठीक, उसके बाद देख लीजिए प्रश्न आ ही गया कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है। ठीक है, पूरा ऑप्शन दिखा देते हैं आपको। तो पूरा ऑप्शन क्या देखिएगा, ये पश्चिम चंपारण में ही पड़ता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों ये हमारा चैप्टर इतने ही प्रश्न पूछे गए थे वन से संबंधित। अब देखिए आपके कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं कि पंत वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। ठीक है, पंत वन्य जीव अभयारण्य जो है ये राजगीर में स्थित है, बिहार के नालंदा जिले में अवस्थित है, याद रखिएगा। ठीक है ना, पंत वन्य जीव अभयारण्य। ठीक, लिख देते हैं, पंत वन्य जीव अभयारण्य ये नालंदा के राजगीर में स्थित है। ठीक है, नागी डैम एवं नकटी डैम पक्षी अभयारण्य है, ये जमुई में स्थित है। नागी डैम, ठीक है, नागी डैम और नकटी डैम ये जमुई में पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये भी प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, नहीं दिया है लेटेस्ट में। और कांवर झील पक्षी अभयारण्य, ठीक है ना, साइबेरियन क्रेन की वजह से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, बेगूसराय में स्थित है। ठीक है ना, तो बेगूसराय जिले में स्थित कांवर झील पक्षी अभयारण्य साइबेरियन क्रेन की वजह से पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, याद रखिएगा। विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभयारण्य अभी बताया था मैंने, भागलपुर में है। और बिहार सरकार द्वारा राज्य में 11 महत्वपूर्ण कार्यक्रम घोषित किए जा रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें हैं। हरियाली मिशन का उद्देश्य राज्य में वन वृक्षाच्छादन से है। ठीक है, कि ज़्यादा से ज़्यादा वन हो, गैर जो खाली भूमि है वहाँ पर पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाया जाए, यही है।
देखिए, आपसे कभी कभी प्रश्न पूछ सकता है कि जो पटना में संजय गांधी जैविक उद्यान है, चिड़ियाघर जिसे बोलते हैं, इसकी स्थापना 1969 में हुआ था। पटना का चिड़ियाघर का जो स्थापना हुआ था 1969 में हुआ था और 153 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। गैंडा, जेबरा, जिराफ, बाघ, मगरमच्छ आदि इत्यादि बाघ और शेर भी यहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है, पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। देखिए, कभी कभी आपसे कांवर झील, अभी मैंने बताया कि ये बेगूसराय में पड़ता है, ठीक, अभी बताया था, लेकिन इसकी स्थापना नहीं बताया था। ये 1989 में कांवर झील की शुरुआत की गई, ठीक है ना, स्थापना किया गया। कांवर झील की स्थापना 1989 में किया गया, ठीक है, बेगूसराय ज़िले में स्थित है। और कांवर झील देश का 39वां रामसर स्थल घोषित किया गया है, ठीक है। तो कांवर झील को भारत का 39 नंबर का रामसर स्थल घोषित किया गया है, ठीक है ना, रामसर स्थल याद रखिएगा, ठीक है। ये भी प्रश्न पूछे जाते। अभी मैंने बताया था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, इसकी स्थापना मैंने नहीं बताया था। तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की स्थापना की बात करें तो 1978 में हुआ था, ठीक है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व की स्थापना 1978 में हुआ था, ठीक है। और यह भारतीय बाघ प्रजाति का निवास स्थल है, याद रखिएगा। वाल्मीकि वन जीव अभ्यारण्य, पैंथेरा टाइग्रिस यहाँ पर ज़्यादातर निवास करते हैं। और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या 2010 से बढ़कर 2018 तक अब 31 हो गई है, ठीक है। और कुल अनुमानित जो है 2021 के अनुसार देखा जाए तो 37 होने की संभावना है। ये 1990 से लेकर अभी तक ये एक टाइगर रिजर्व का केंद्र बना हुआ है, ठीक है। तो ठीक है, और गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य है, ठीक है ना। बिहार में गिद्धों को संरक्षण देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है ना। गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य याद रखिएगा, यह गया जिले में है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आपके पूछ सकता है ये कहाँ है, गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य। गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य जो है एक गया जिले में है, ठीक है ना। गया जिले में जहाँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य वहाँ बनाया गया। और इसकी स्थापना 1976 में किया गया दोस्तों, ठीक है। कब किया गया, 1976 में, ठीक। तो और एक और मैंने बताया था विक्रमशील गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य भागलपुर में है, ठीक है। और गंगा नदी से इसका संबंध है, ठीक है ना। और विक्रमशिला गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य का विस्तार देखें तो लगभग 60 किलोमीटर तक फैला हुआ है, कितने, 60 किलोमीटर तक। और इसकी स्थापना 1990 से 91 के आसपास की गई थी, ठीक है, ठीक। उसके बाद नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य बताया था, और एक नकटी डैम, ये भी जमुई में है। अगर नागी डैम की हम बात करें दोस्तों, ठीक है ना, नागी डैम पक्षी अभ्यारण्य, तो इसकी स्थापना 1987 में किया गया था, ठीक है। और यहाँ पर संरक्षित होने वाले पक्षियों में कोयल और गौरैया, मैना, तोता इत्यादि शामिल है, ठीक है ना। और एक बताया था मैंने नकटी डैम, ठीक, नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य, इसकी अगर बात करें स्थापना तो ये भी 1987 में ही हुआ था, ठीक है ना। यहाँ कोयल, मैना, गौरैया, तोता ये भी है, ठीक। एक बताया था, एक नहीं बताया था मैंने, जो अभी बता देते हैं। एक उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य, एक राजस्थान में भी है उदयपुर, तो वो नहीं, ये बिहार वाला है, ठीक है। तो बिहार का एक उदयपुर वन जीव अभ्यारण्य है, ये पश्चिम चंपारण में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, ये पश्चिम चंपारण में पड़ता है। और इसकी स्थापना 1978 में किया गया दोस्तों, ठीक है ना, 1978 में। याद कीजिए 1974 से 78 में एक पंचवर्षीय योजना हुआ था, ऐसे कोरिलेट कर कर पढ़ेंगे, दिमाग से नहीं उतरेगा, ठीक। एक बताया था मैंने आप लोगों को भीमबाध वन जीव अभ्यारण्य, जो मुंगेर में पड़ता है, इसकी स्थापना 1976 में की गई थी, ठीक। और ये लगभग 681 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा। और एक प्रश्न पूछ सकता है, कहीं से भी बीपीएससी है, बता देते हैं। एक है बरेला झील, ठीक है, बरेला झील है ये, ठीक है। बरेला झील सलीम अलीम जुबा साहनी पक्षी अभ्यारण्य बोलते हैं, ठीक है ना। ये कहाँ है बरेला झील या सलीम अली, ये वैशाली ज़िले में है, ठीक है ना। 1997 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, ठीक। हमारा प्रश्न है पहला कि बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में से किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व है। बिहार में कृषि आधारित उद्योगों में किस खाद्य उद्योग का प्रभुत्व सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। खाद्य उद्योग, खाद्य मतलब
खाद में सभी आ जाएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से इस प्रश्न को बनाइएगा और 6वीं में पूछा गया है। क्या गन्ना उद्योग होगा, या दाल उद्योग होगा, या अनाज आधारित उद्योग, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या कोई नहीं। ठीक, तो देखिए ये इसमें से अनाज आधारित उद्योग होगा, ठीक है ना, क्योंकि गन्ना उद्योग, दाल उद्योग सब चूँकि खाद में अनाज ही आएगा, अनाज में दाल चावल गेहूँ सब आ जाएगा, इसलिए राइट आंसर आपका अनाज आधारित उद्योग होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ये 67 बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। तो अभी 2024, चूँकि पहले इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर उस समय कौन थे, उस समय के अनुसार, ठीक है ना। तो उस समय आपके मनोज तिवारी थे, लेकिन 2024 के अनुसार देखें, चूँकि अभी 2024 में एग्ज़ाम होगा ना 17 नवंबर को, तो अभी मैथिली ठाकुर है। कौन है दोस्तों, मैथिली ठाकुर है, ठीक है ना। मिथिला क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है ना, वहाँ पर मैथिली भाषा बोली जाती है। और ये मैथिली ठाकुर जो है ये पर्यटन विभाग के भी ब्रांड एम्बेसडर है, याद रखिएगा। ठीक, तो 2 यहाँ से क्लियर हो गए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, अभी बताया भागलपुर, ठीक है ना। भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, और भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय भी है, ठीक है ना। पाल शासकों ने इसकी स्थापना किया था, और भागलपुर में ही डॉल्फिन अभयारण्य भी है दोस्तों। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं। ये 65वें में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक या आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है, ठीक है ना। तो 2020 के अकॉर्डिंग तो ये आपका उस समय के अकॉर्डिंग कौन सा होना चाहिए, उस समय के अकॉर्डिंग तो दिल्ली मुंबई हो जाएगा, ठीक है ना। 2020 का ये करेंट अफेयर है, तो इसको छोड़ दीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, ये इम्पोर्टेंट है। पंचवर्षीय योजना आप देख लीजिएगा, पंचवर्षीय योजना से एक प्रश्न पूछे जाते हैं हमेशा। तो छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था। छठी पंचवर्षीय योजना, ठीक, तो छठी पहला हुआ था 1951 और उसके बाद 5 जोड़ दे दीजिए, ठीक। दूसरा हो जाएगा 1955 से 61 तक, ठीक है। तीसरा होगा आपका 61 से 66, और 66 बीच में 3 साल का अवकाश योजना, ठीक है ना। तो चौथा आपका 1969 से क्या हो जाएगा, 74 होगा, ठीक है। और पांचवा 1974 से 1979 हो जाएगा, ठीक है। 85 तक छठा, ठीक है ना। तो 80 से 85 का जो सेशन होगा ये छठी पंचवर्षीय के अंतर्गत, ठीक है ना। 1980 से 85 के अंतर्गत आपका छठा पंचवर्षीय योजना होगा, ठीक है। तो इसमें एकीकृत ग्रामीण विकास पर पहल दिया गया था। एकीकृत ग्रामीण विकास को डेवलप करने का पहल इस पर ज़्यादातर जोर। अगला प्रश्न है कि मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में निर्मित भारत के सबसे शक्तिशाली विद्युत रेल इंजन का समर्थ है, कैपेसिटी पूछ रहा है। मधेपुरा लोकोमोटिव जो फैक्ट्री है उसकी कैपेसिटी कितनी अश्वशक्ति तक है। देखिए मधेपुरा का जो कैपेसिटी है वो दोस्तों आपका हो जाएगा इसमें से ऑप्शन में से 12,000 अश्वशक्ति, ठीक है ना, 12,000 अश्वशक्ति, ठीक। तो क्लियर हुआ, ये आपका 12,000 अश्वशक्ति हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका कि 16 मार्च 2018 का है, ठीक है ना। तो उस समय के करंट अफेयर, हालांकि इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका राइट आंसर उस समय के स्टार्टअप हब का उद्घाटन किसने किया, कहाँ पर किया गया था, तो ये पटना में किया गया था। उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी थे, सुशील कुमार, अब वो नहीं हैं, ठीक है ना, बीजेपी लीडर थे ये। बिहार में निम्नलिखित में से कौन रेशम सिल्क या वस्त्र का उत्पादन केंद्र है, तो ये भागलपुर हो जाएगा, ठीक, भागलपुर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित स्थानों में भारत और बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड कहाँ स्थित है। भारत बैगन एवं इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड ये दोस्तों मोकामा में है, मोकामा में पड़ता है। अगला, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है। बिहार में डालमिया नगर ये सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है और कहाँ पड़ता है, रोहतास में। अगला प्रश्न है कि बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन के मुताबिक देखिए पटना है, गया है, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, ठीक है ना। उद्योगों का कमिश्नर यानी सबका
ठीक है, तो क्या हो जाएगा, पटना हो जाएगा। पटना ही ना बिहार का सेंटर है, तो वहीं पर सबको कमिश्नर दफ्तर पटना को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है। टिस्को संयंत्र जो है ये किसके नज़दीक स्थित पड़ता है, तो टिस्को आपको मालूम है दोस्तों जमशेदपुर के नज़दीक पड़ता है। अगला प्रश्न देखिए, मिलान करने वाला एक तरफ उद्योग है और एक तरफ आपका नगर है। ठीक है, इसको हमें क्या करना है, मिलान करना है। ठीक, क्या करना है, मिलान करना है। तो यही मिलान करने वाला देख लीजिए, कागज़ कंपनी जो है, कागज़ का बनावट जो है वो कहाँ पर होता है, तो देखिए कागज़ का उत्पादन डालमिया नगर में होता है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहा है कि सूचना को कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, सही उत्तर का, तो कागज़ डालमिया नगर। ठीक है, सिगरेट आपका कहाँ मिलता है, तो सिगरेट आपका मुंगेर के दिलवारपुर में मिलता है। ठीक है, मुंगेर, ये दिलवारपुर जो है ये कहाँ मिलता है दोस्तों, ये मुंगेर में मिलता है। ठीक है, और कागज़ डालमिया नगर में नहीं मिलता, आपको भी मालूम है। कागज़ कहाँ मिलता है, कागज़ हेतु प्रमुख कारखाने डालमिया नगर और समस्तीपुर के जितवारपुर में है। ठीक है, तो ऑप्शन के मुताबिक इसमें से सही कौन होगा, सही ऑप्शन इसमें से हम देखेंगे तो हमारा होना चाहिए प्लाईवुड। प्लाईवुड हाजीपुर में मिलता है, ये भी सही है। और जूट कहाँ मिलता है, जूट, अगर जूट की हम बात करें तो जूट हमारा हो जाएगा, देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मिलान करने वाला। ठीक है, तो सभी हो जाएगा, सभी लाइन में है। ठीक है, तो हमारा बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, कागज़ डालमिया नगर मिलता है, सिगरेट दिलवारपुर में मिलता है, और प्लाईवुड हाजीपुर में, और जूट पूर्णिया में। तो राइट आंसर हमारा 1 2 3 4, 1 2 3 4 ऐसे जो होगा ऑप्शन में वो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है, तो ये बरौनी में है दोस्तों। ठीक, अब हम इसके आगे करते हैं इम्पोर्टेंट। अब देखें इम्पोर्टेंट फैक्ट हम लोग देख लेते हैं कि रेशम वस्त्र का उत्पादन भागलपुर ज़िले में होता है और भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। ठीक, बिहार में सपोर्ट प्रोग्राम फॉर अर्बन रिफॉर्म SPUR परियोजना का संबंध नगर निगम वित्त से है। इसका मतलब संबंध नगर निगम के वित्त डिपार्टमेंट से है। उसके बाद है जीविका बिहार सरकार की एक पहल है जिसका संबंध सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण से है। आगे देख लेते हैं, ये सब मेन पॉइंट है। बिहार के उद्योगों का कमिश्नर दफ्तर पटना में अवस्थित है। ठीक है, बिहार की औद्योगिक नीति 2011 5 वर्षों तक प्रभावित रही। ठीक है, बिहार में प्रथम चीनी का कारखाना 1840 में डचों द्वारा बेतिया में स्थापित किया गया। इम्पोर्टेंट है, बिहार में प्रथम चीनी का कारखाना 1840 में डचों द्वारा बेतिया में स्थापित किया गया। उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर कुल चीनी उत्पादन का 2% ही बिहार से प्राप्त होता है। राष्ट्रीय स्तर पर कुल चीनी उत्पादन का 2% ही बिहार से प्राप्त होता है। उसके बाद देख लीजिए कि चीनी उद्योग हेतु जलोढ़ मिट्टी के साथ साथ 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। सही बात है, चीनी का उत्पादन करने के लिए हमें जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है और 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होना चाहिए। बिहार के GDP में उद्योग क्षेत्र का हिस्सा 18.1% है। बिहार के GDP में उद्योग क्षेत्र का हिस्सा 18.1% है। मखाना में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मखाना में प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसकी उपज मुख्यतः सीतामढ़ी, मधुबनी एवं दरभंगा में होती है। मखाना शोध संस्थान कहाँ है, दरभंगा में स्थित है, याद रखिएगा। मखाना शोध संस्थान कहाँ है, दरभंगा में। उसके बाद हमारा इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य जो है, बनारसी साड़ी का उत्पादन भभुआ में होता है। बिहार में बनारसी साड़ी का उत्पादन भभुआ जिला में होता है। ईरी रेशम का उत्पादन पूर्णिया जिला में होता है। ठीक है, ईरी रेशम का उत्पादन पूर्णिया जिले में होता है। बरौनी तेल शोधन कारखाना सोवियत रूस एवं रोमानिया के सहयोग से जुलाई 1964 में स्थापित किया गया, यानी तीसरे पंचवर्षीय योजना में बनाया गया है। ठीक है, तो बरौनी तेल शोध कारखाना सोवियत संघ के रूस के सहायता से और रोमानिया के सहयोग से बनाया गया है। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1964 में बनाया गया। बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड की स्थापना पटना में की गई। बिहार इंसेक्टिसाइड लिमिटेड की स्थापना पटना में की गई। ठीक, अगला प्रश्न, अगला फैक्ट देख लीजिए। उसके बाद है रेलवे वैगन संयंत्र मुजफ्फरपुर में ऑर्थर बटलर कंपनी में बनाए जाते हैं। रेलवे वैगन संयंत्र मुजफ्फरपुर में ऑर्थर बटलर कंपनी में बनाए जाते हैं। मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में 12,000 अश्वशक्ति का विद्युत रेल इंजन निर्मित किया गया है।
मधेपुरा लोकोमोटिव फैक्ट्री में 12,000 अश्व शक्ति का विद्युत रेल इंजन निर्मित किया गया है। ठीक है, इलेक्ट्रिक से चलने वाली। ठाकुर पेपर मिल्स लिमिटेड कारखाना समस्तीपुर में है। ठाकुर पेपर मिल्स लिमिटेड कारखाना समस्तीपुर में है। एशियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज हाजीपुर में स्थित है। एशियन प्लाईवुड इंडस्ट्रीज कहाँ स्थित है? हाजीपुर में। तंबाकू आधारित सिगरेट का कारखाना दिलवारपुर में है। दिलवारपुर कहाँ पड़ता है? मुंगेर में। पटना में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया गया। पटना में राज्य के प्रथम स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया गया है। बंदूक कारखाना मुंगेर में है। बंदूक का कारखाना बिहार में कहाँ है? तो मुंगेर में। बटन उद्योग मेहसी, मेहसी कहाँ पड़ता है? पूर्वी चंपारण में। ठीक है, तो बटन का उद्योग जो बिहार में कहाँ पड़ता है? तो पूर्वी चंपारण के मेहसी में पड़ता है। कैरेज रिपेयर रेल वर्कशॉप हरनौत में स्थित है। हरनौत कहाँ पड़ता है? नालंदा में, और नालंदा माननीय मुख्यमंत्री का जिला भी है। टिस्को संयंत्र जमशेदपुर में अवस्थित है, जो सिंहभूम जिले के निकट अवस्थित है। सिंहभूम झारखंड में पड़ता है दोस्तों। देखिए, विभाजन से पहले बिहार में कुल 6 औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे। बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा, मुजफ्फरपुर तथा आदित्यपुरी। लेकिन जब झारखंड विभाजन हो गया तो रांची, बोकारो ये सब क्या हुए? अलग हो गए। आदित्यपुरी भी अलग हो गए, सिर्फ पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर बचा। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, अभ्रक बिहार के कौन कौन से ज़िले में पाया जाता है? तो नवादा, जमुई और गया। कहाँ पाया जाता है बिहार के ज़िले में? तो नवादा, जमुई और गया में। सोना की बात करें तो बिहार में सोना सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो जमुई और पश्चिम चंपारण में। उसके बाद चूना पत्थर, तो चूना पत्थर रोहतास तथा मुंगेर में पाया जाता है। ठीक, चूना पत्थर रोहतास और मुंगेर में पाया जाता है। और पाइराइट की बात करें तो पाइराइट आपका रोहतास में ही पाया जाता है। सोरा, सोरा की बात करें तो देखिए, सोरा मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सारण, दरभंगा और बेगूसराय में पाया जाता है। मैग्नीज़ की बात करें तो मैग्नीज़ आपका पटना, मुंगेर तथा गया में पाया जाता है। मैग्नीज़ पटना, मुंगेर तथा गया में पाया जाता है। और कोयला की बात करें तो कोयला मुंगेर और गया में, भागलपुर और मुंगेर में पाया जाता है कोयला। ठीक है, भागलपुर और मुंगेर में कोयला पाया जाता है। उसके बाद है लौह अयस्क, तो लौह अयस्क गया, भागलपुर और जमुई में पाया जाता है। ठीक, लौह अयस्क गया, भागलपुर, जमुई में पाया जाता है। ग्रेनाइट भी भागलपुर, जहानाबाद, नवादा, मुंगेर, जमुई तथा गया में पाया जाता है। तो ग्रेनाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? भागलपुर, जहानाबाद, नवादा, मुंगेर, जमुई तथा गया। ग्रेनाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है? भागलपुर, जहानाबाद, नवादा, मुंगेर, जमुई, गया में पाया जाता है। उसके बाद बॉक्साइट है, तो बॉक्साइट मुंगेर और रोहतास में पाया जाता है। बॉक्साइट मुंगेर तथा रोहतास में पाया जाता है, याद रखिएगा। बॉक्साइट जो है ये मुंगेर तथा रोहतास में पाया जाता है। और क्वार्टजाइट की बात करें तो मुंगेर, गया, जमुई और लखीसराय में पाया जाता है। ठीक, उसके बाद है चीनी मिट्टी। ठीक है, तो चीनी मिट्टी देख लीजिए, भागलपुर, मुंगेर और बांका में पाया जाता है। चीनी मिट्टी भागलपुर, मुंगेर तथा बांका जिले में पाया जाता है। और सोप स्टोन की बात करें तो जमुई में पाया जाता है। स्लेट की बात करें तो मुंगेर में पाया जाता है। बेरिलियम की बात करें तो ये गया जिले में पाया जाता है। बेरिलियम गया जिले में पाया जाता है। और मोनोजाइट की बात करें तो मुंगेर तथा गया में पाया जाता है। ठीक, तो मोनोजाइट मुंगेर और गया में पाया जाता है। और एस्बेस्टस, एस्बेस्टस जो है ये मुंगेर में पाया जाता है। और फेल्सपार गया, जमुई तथा मुंगेर में पाया जाता है। क्वार्टजाइट, क्वार्टजाइट कहाँ पाया जाता है? तो ये जमुई, गया तथा नवादा में पाया जाता है। क्वार्टजाइट जमुई, गया तथा नवादा में पाया जाता है। उसके बाद यूरेनियम गया तथा नवादा में पाया जाता है। ठीक है, यूरेनियम गया, नवादा, जमुई में पाया जाता है। और डोलेमाइट जो है रोहतास में। और पेट्रोलियम की बात करें तो किशनगंज, पश्चिमी चंपारण, सहरसा और पूर्णिया में पाया जाता है। ये बीपीएससी द्वारा प्रत्येक वर्ष जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें हम प्रीवियस ईयर का प्रश्न करेंगे, क्योंकि आपको हाल ही फिलहाल में मालूम है कि 69 बीपीएससी से डी ऑप्शन जो एक से अधिक पूछे जाते थे, ये ऑप्शन उसको हटाकर सी और डी कर दिया है, डी स्पेशल कर दिया है। तो उसके लिए हमें मद्देनज़र रखते हुए करना होगा, ठीक है ना। तो खनिज संसाधन से रिलेटेड हम लोग करेंगे। और आपको मालूम है कि 17 नवंबर को पीटी एग्ज़ाम होने वाला है 70 बीपीएससी का। तो चलिए लेट किए बिना हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, इसमें है दोस्तों कि बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक, रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन सही है, कितना सही है, कितना गलत है, ठीक ना। तो रोहतास में पाइराइट का सर्वाधिक भंडार है।
उसके बाद है चूना पत्थर कैमूर जो भभुआ में पड़ता है, ठीक है ना, मुंगेर एवं रोहतास जिले में पाया जाता है, या जमुई जिले में सोने के भंडार पाए जाते हैं। इसमें से कौन सही है कौन गलत है, ठीक है, में कौन सा सही होगा? तो 1 2 3 होना चाहिए लेकिन नहीं दिया है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न 67 बीपीएससी में पूछा गया है दोस्तों, ठीक, 67 बीपीएससी का है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? ऑप्शन देख लीजिए, मुंगेर है, जमुई है, बांका है, कटिहार। सबसे ज़्यादा बिहार के कौन सा जिला ऐसा है जहाँ पर सोने का भंडार मिला है? तो राइट आंसर जमुई हो जाएगा, ठीक, क्या हो जाएगा? जमुई हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जमुई में ही सबसे ज़्यादा सोने का भंडार मिला है। और इसके अलावा पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी उत्तम कोटि का सोना पाए जाने का पुष्टि किया गया है। तो जमुई उत्तम कोटि का सोना का पुष्टि पाया गया है कहाँ? पश्चिम चंपारण में, ठीक है, कहाँ? पश्चिम चंपारण में। एक क्लियर हो गया, ठीक है ना, तो याद रखिएगा। और भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग ने राजगीर का एक जगह है कबूतरा, ठीक है ना, क्या बोलते हैं? कबूतरा। एक कबूतरा जो जगह है और एक नकिया पहाड़ी है, यहाँ पर भी सोना मिलने का भंडार का बताया गया है, संचित भंडार है सोने का, यहाँ पर भी अनुमान लगाया गया है दोस्तों, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर का है। अगला प्रश्न है कि भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है, ठीक है ना, भूमिगत कोयले का दहन पूछा है। तो ऑप्शन के मुताबिक देख लीजिए, पश्चिम बंगाल होगा कि बिहार होगा, झारखंड होगा, उड़ीसा होगा, ठीक है, ये 67 बीपीएससी में पूछा है। तो राइट आंसर झारखंड हो जाएगा दोस्तों। करता कि बिहार में सबसे ज़्यादा कोयले कहाँ पाए जाते हैं? तो भागलपुर और मुंगेर, ठीक है ना, बिहार की बात करता, बिहार का कौन सा ऐसा ज़िला है? तो हम मुंगेर और क्या बोलते हैं? भागलपुर बोलते हैं, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार है? अभ्रक का भंडार किस जिले में है? तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन दिया है रोहतास, पटना, गया, सारण। ये भी 67 बीपीएससी में पूछा गया है दोस्तों, ठीक है ना। बिहार के किस जिले में अभ्रक का भंडार पाया गया है? तो देखिए अभ्रक सबसे ज़्यादा नवादा में पाया जाता है, ठीक ना, नवादा में और जमुई में, ठीक, और एक और ज़िला है गया, तो ठीक है ना। अभ्रक बिहार के नवादा, जमुई और गया में पाया जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, तो गया ऑप्शन है, इसलिए राइट आंसर आपका गया हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न है खनिज और जिले के नाम जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है, ठीक है ना। तो लाइम स्टोन कैमूर में पाया जाता है, बिल्कुल सही है। माइका भागलपुर में पाया जाता है। माइका क्या है? नहीं, माइका भागलपुर में नहीं पाया जाता है दोस्तों। भागलपुर में आपको मालूम है कोयला पाया जाता है, ठीक है ना, क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। भागलपुर में कोयला, मुंगेर और भागलपुर में कोयला पाया जाता है। उसके बाद है क्वार्टजाइट। तो क्वार्टजाइट क्या मधुबनी में पाया जाता है? तो याद रखिएगा क्वार्टजाइट जो है दोस्तों मुंगेर, गया, जमुई, लखीसराय तथा नालंदा में पाया जाता है, ठीक। तो मधुबनी बिल्कुल भी नहीं होगा दोस्तों, ठीक है ना। क्वार्टजाइट जो है मधुबनी में नहीं पाया जाता है। क्लियर हुआ? क्वार्टजाइट मुंगेर, गया, जमुई, लखीसराय, नालंदा में पाया जाता है। मुंगेर, गया, जमुई, लखीसराय, नालंदा। मुंगेर, गया, जमुई, लखीसराय, नालंदा में क्या पाया जाता है? क्वार्टजाइट पाया जाता है, ठीक। उसके बाद आपका है कि लेड जिंक क्या गया में पाया जाता है? तभी मैंने बताया कि लेड जिंक गया में नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। ये गया में आपका क्या पाया जाता है? क्वार्टजाइट पाया जाता है, बेरिलियम पाया जाता है, ठीक, यूरेनियम पाया जाता है, ठीक ना। इसलिए आपका लेड जिंक गया नहीं होगा, सिर्फ आपका ए ही सही होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न आपको देखना है कि उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? उद्योग और स्थान के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखिए आपको इसमें मिलान करना है कि कौन सा जोड़ा सही है और कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक है ना, मतलब सही नहीं है और सत्य कथन की पहचान करना है। ऑयल रिफाइनरी जो है क्या बरौनी में मिलता है? तो सही है, ऑयल रिफाइनरी जो है बरौनी में, आपको मालूम है तेल शोधक कारखाना भी है तो वहीं पर मिलेगा। सीमेंट
बंजरी बंजरी जगह मिलता है, ठीक है। तो सीमेंट भी आपका क्या है, सही है दोस्तों, ठीक है ना। सीमेंट आपका बंजरी हो जाएगा राइट आंसर। उसके बाद फर्टिलाइज़र, फर्टिलाइज़र भौराही में मिलता है, ठीक। तो फर्टिलाइज़र आपका कहाँ मिलता है, भौराही में मिलता है, जो कि बिल्कुल सही है। उसके बाद है रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी। तो देखिए रेल डिब्बा अभियांत्रिकी भागलपुर में नहीं मिलता। अभी मैंने बताया कि भागलपुर प्रसिद्ध है कोयला के लिए, ठीक, ग्रेनाइट के लिए, ये सब चीज़ें वहाँ पर मिलता है। सिल्क सिटी, ठीक है ना, चीनी मिट्टी, ये सब चीज़ें वहाँ पर मिलता है भागलपुर में। तो रेल डिब्बा और अभियांत्रिकी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक। अगला प्रश्न 66वीं प्रश्न था, 66वीं बीपीएससी में पूछा था। उसके बाद है प्रश्न, कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। कैमूर पठार किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है तांबा, चूना पत्थर, लिथियम, बॉक्साइट। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि कैमूर पठार जो होता है ये चूना पत्थर के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। चूना पत्थर के लिए कैमूर पठार प्रसिद्ध है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितना है। तो दोस्तों ये हो जाएगा 160 मिलियन यानी 16 करोड़ टन, ठीक है। ये कब का आंकड़ा है, ये 2003 का आंकड़ा है, ठीक ना। ये कब का आंकड़ा है, ये 2003 का आंकड़ा है, 16 करोड़ टन। लेकिन 2022 से हम अगर 23 में बात करें तो ये कितना हो गया है, 893.19 मिलियन टन, ठीक है ना, ठीक। तो 893.19 मिलियन टन हो गया है, ठीक है। ये 2022 से 23 का है। अगर हम यही 2023 से अगर हम 24 की बात करें तो ये कितना हो गया बढ़कर 997.83 मिलियन टन हो गया है, जो कि वृद्धि दर के अनुसार देखें तो 11.71% मिलियन टन की वृद्धि हुई है 2024 में, ठीक है। तो ये 2003 का सवाल है, ठीक है ना। 2003 के अकॉर्डिंग पूछा है, लेकिन अब 2024 है, इसलिए अब इसको 997.83 मिलियन टन हो गया है, जो कि वृद्धि दर के अनुसार 11.71% है, ठीक। तो राइट आंसर 16 करोड़ टन होगा 2003 के अनुसार। अगर 2024 के अनुसार बात करें तो 997.83 मिलियन टन, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि 1 जनवरी 2003 को बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार कितने थे। अभी बताया 160 मिलियन टन यानी 16 करोड़, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या है, मिलान करना है आपका। एक तरफ खनिज है, एक तरफ आपका स्थान है। तो अभ्रक, अभ्रक कहाँ पाया जाता है दोस्तों, अभ्रक कहाँ पाया जाता है, देख लीजिए ऊपर आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें कि अभ्रक कहाँ पाया जाता है। तो अभ्रक, चलिए बताइए अभ्रक कहाँ पाया जाता है। अभ्रक बताया था मैंने नवादा, जमुई, गया में। तो देख लीजिए अभ्रक कहाँ है, गया ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद स्वर्ण, स्वर्ण कहाँ पाया जाता है। तो मैंने पश्चिम चंपारण बताया, जमुई भी बताया, ठीक है। तो बताइए इसमें से क्या होगा, स्वर्ण कहाँ पाया जाएगा। स्वर्ण, सोना, सोना कहाँ पाया जाएगा। तो ऑप्शन को आप ध्यान से देखिए, आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है ना। एक मैंने स्थान बताया था, एक जमुई बताया था, और एक पश्चिम चंपारण का वाल्मीकि नगर का जो क्षेत्र है वहाँ भी सोने मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। और एक आपका स्थान है राजगीर का कबूतरा और नाकिया पहाड़ी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, सोना, सोना मुंगेर हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक। उसके बाद डोलोमाइट, डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है, डोलोमाइट कहाँ पाया जाएगा। तो देखिए अगर हम डोलोमाइट की बात करें तो ये रोहतास में पाया जाता है, तो इसलिए ये हो जाएगा, ठीक है, पेट्रोलियम किशनगंज, ठीक है। तो एक और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, इसमें नीचे कूट दिया हुआ है, तो इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। ये सी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है। तेल शोधक कारखाना अभी मैंने बताया कि बरौनी में है, ठीक है ना। कहाँ है दोस्तों, ये बरौनी में पड़ता है, ठीक। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि बिहार में किस जिले में स्वर्ण के प्लेसर निक्षेप होने की पुष्टि की गई है। अभी मैंने बताया था 3 जगह,
इसमें पूछ दिया है प्लेसर निक्षेप होने की व्यक्त की है, पुष्टि की गई है। तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि पश्चिम चंपारण ऐसा जगह है जहाँ पर क्या उत्तम किस्म का सोने पाए जाने की संभावना किया गया है। वो भी कहाँ, पश्चिम चंपारण का वाल्मीकि नगर। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार के किस जिले में सोप स्टोन का बड़ा भंडार है। बिहार में किस जिले में सोप स्टोन का बड़ा भंडार है। सोप स्टोन तो जमुई हो जाएगा, ठीक है ना। कहाँ हो जाएगा, जमुई हो जाएगा। सोप स्टोन यहाँ पर बहुत मात्रा में मिलने की संभावनाएं व्यक्त की गई है। उसके बाद है अगला प्रश्न आपका कि बरौनी में तेल शोधक कारखाने की स्थापना किस वर्ष हुई। किस वर्ष हुई, तो ये देख लीजिए, ऑप्शन ये हो जाएगा 1964। ठीक है, 1964 हो जाएगा आपका, यानी तीसरे पंचवर्षीय योजना में हुआ है दोस्तों। ठीक है ना, बरौनी का तेल शोधक कारखाना ये तीसरे पंचवर्षीय योजना में 1964 में किया। आपको मालूम है कि 17 नवंबर को फिक्स कर दिया गया है कि 70 बीपीएससी का एग्ज़ाम होगा और हमारे पास समय भी बहुत कम है दोस्तों। ठीक है, तो उस समय के अकॉर्डिंग हमें मेन सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन लेट किए बिना आज का क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भागलपुर से मिर्ज़ापुर चेवकी की ओर रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन है। ये प्रश्न 68वीं बीपीएससी में पूछा गया है दोस्तों। ठीक, तो भागलपुर से मिर्ज़ा चेवकी की ओर से रेल मार्ग में बिहार का अंतिम रेलवे स्टेशन कौन हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है कहलगांव रेलवे स्टेशन, या पीरपंती रेलवे स्टेशन, या अम्पाली रेलवे स्टेशन। उपयुक्त में से एक से अधिक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्या होगा। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए, सबसे अंतिम रेलवे स्टेशन पूछ रहा है, तो ये अम्पाली रेलवे स्टेशन जो है ये भागलपुर से मिर्ज़ापुर चेवकी की ओर जब जाती है तो ये अंतिम स्टेशन होता है, अम्पाली रेलवे स्टेशन हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई क्या है। 63वीं बीपीएससी में प्रश्न आया हुआ है कि बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की लंबाई क्या होनी चाहिए। तो ये न्यूनतम से द्वितीय होती है। क्या होती है, न्यूनतम से द्वितीय होती है। क्लियर हुआ। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्ग में कौन छपरा एवं गोपालगंज को जोड़ता है। ये 60 बीपीएससी में पूछा हुआ है। तो छपरा और गोपालगंज को जोड़ने वाला कौन सा NH मार्ग है ये, तो ये आपका हो जाएगा, ऑप्शन को ध्यान से देखिए, NH 85 जो है ये गोपालगंज और छपरा को जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई कितनी है। तो कुल लंबाई 4595 किलोमीटर है कुल लंबाई। अगला प्रश्न देखते हैं आगे जो सेशन होगा, चूँकि अब हम लोग इस आगे अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं 2024 और 2023 से 24 के बीच में कितने बिहार सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, उससे रिलेटेड कितने प्रश्न बने हैं प्रीवियस ईयर में वो देखेंगे। और कुछ इम्पोर्टेंट योजना हो गया, ठीक है ना, जैसे मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इन सब का जो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं उसको भी क्लियर करेंगे। तो ठीक, चलिए शुरू करते हैं। बिहार में ऑपरेशन प्रहार संबंधित है किससे। बिहार में ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है। ऑप्शन है कोविड-19 टीकाकरण से, या साक्षरता अभियान से, या धूम्रपान निषेध से, या शराबबंदी से। तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इसमें से क्या राइट आंसर होना चाहिए। देखिए, तो ऑपरेशन प्रहार आपको मालूम है दारू छुड़वाने के लिए बिहार सरकार का एक पहल है, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा शराबबंदी से। ऑपरेशन प्रहार किससे संबंधित है, तो ये शराबबंदी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की। गिद्ध संरक्षण योजना कौन सा बिहार का टाइगर रिजर्व है, ठीक है ना, वो जहाँ पर इसको सुरक्षा मतलब शुरुआत किया गया है और सुरक्षा दिया गया है, तो ये बिहार में एक ही है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। और दोस्तों अभी आपको मालूम है कि बिहार में 3 रामसर स्थल हो गए, एक बेगूसराय और जमुई का नवादा और नकटी डैम, ठीक है ना, ठीक, ये 3 गो हो गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि सुनंदिनी कार्यक्रम संबंधित है किससे। सुनंदिनी कार्यक्रम किससे संबंधित है। ऑप्शन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से, या सहायक नर्स दवाइयों से, या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों से, या ग्राम पंचायत के सदस्यों से। देखिए सुनंदिनी कार्यक्रम जो है ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से है।
सुनंदिनी कार्यक्रम किससे संबंधित है? आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, ये सब प्रीवियस ईयर में जितने प्रश्न पूछे गए हैं वही हम करवा रहे हैं। जीवंत ग्राम कार्यक्रम के संबंध में सही कथन का चयन करना है। इसमें कौन सही है यही आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, क्या बिहार में सड़क संपर्क के विकास के लिए है? यह बिहार में सड़क संपर्क के लिए है? तो नहीं, ये बिहार में सड़क संपर्क के लिए नहीं है दोस्तों, जीवंत ग्राम कार्यक्रम, ठीक ना। यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के लिए है? बिल्कुल नहीं, महाराष्ट्र के लिए कैसे होगा, बिहार के लिए होना चाहिए ना। इसकी शुरुआत 2017 में हुई? नहीं, इसकी शुरुआत 2017 में नहीं हुई थी। यह उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांवों के लिए विकास के लिए, हाँ, तो नॉर्थ क्षेत्र में गांवों के लिए विकास के लिए ये क्या कार्यक्रम शुरुआत किया गया है, तो ये हो जाएगा आपका गांव के लिए, ठीक है। उत्तरी सीमा पर सीमावर्ती गांव का जो गांव है नॉर्थ क्षेत्र में, उसी को डेवलप करने के लिए किया गया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है आपका कि यहाँ पर विकल्प चुनना है जो बिहार के 7 निश्चय 2 भाग का हिस्सा नहीं है। आपको बताना है कि 7 निश्चय 2 योजना है, इसमें कौन कौन आता है उसी को बताना है, ठीक है ना। तो 7 निश्चय योजना में देखिए कौन कौन हिस्सा नहीं है और कौन कौन है। देखिए, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, उसके बाद है ऑप्शन सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, या सभी के लिए वायु मार्ग। ये प्रश्न आया हुआ है 67 बीपीएससी में। 7 निश्चय भाग 2 योजना का हिस्सा कौन नहीं है? तो देखिए, सभी के लिए वायु मार्ग जो है ये ऑप्शन नहीं है। बाकी युवा शक्ति बिहार की प्रगति, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत में सिंचाई का पानी, ये सम्मिलित है। बाकी सभी के लिए वायु मार्ग ये नहीं है। 67 बीपीएससी में मेरा भी ये सही था, यही मैंने ऑप्शन मारा था, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। आगे आपका प्रश्न है कि बिहार सरकार के 7 निश्चयों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें उस 7 निश्चय 2 था, अब ये 7 निश्चय प्रथम है। इसमें आपको बताना है कि कौन सम्मिलित नहीं है। तो देखिए, कौन सम्मिलित नहीं होगा? महिला रोजगार, दोस्तों यह है महिलाओं के रोजगार देने की बात करता है 7 निश्चय योजना। साफ पानी पीने का, नल जल अभी सभी बिहार के जिलों में पंचायतों में चल रहा है। सभी परिवारों को बिजली का आपूर्ति, बिल्कुल सही है। बाल कल्याण, नहीं, 7 निश्चय योजना में बाल कल्याण संबंधित नहीं है, इसलिए आपका यही ऑप्शन सम्मिलित नहीं है। बाकी ए बी सी सम्मिलित है। आगे देखिए, ये तो 2018 का है, इसको छोड़ दीजिए चूँकि ये 2018 का है। अगला प्रश्न है आपका कि बिहार वृद्धजन पेंशन योजना के अंतर्गत 80 साल से अधिक आयु के लिए, आज जो 80 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए प्रति माह कितनी धनराशि निर्धारित की गई है? जो 80 साल से बिहार के बुजुर्ग हैं, वैसे बुजुर्ग जिनका उम्र 80 साल से ज़्यादा हो गया है, उनके लिए कितने मासिक वेतन दिया जा रहा है, कितने रुपये का? तो ये 500 प्रति माह रुपये उनको दिया जा रहा है जिनकी उम्र 80 साल से अधिक है। उसके बाद देखिए, ये भी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के में कितनी मासिक आय वाले परिवारों को लड़की के विवाह के समय आर्थिक मदद की जाती है? वैसे माता पिता जिनकी मासिक आर्थिक जो उनका इनकम होता है 60,000 से कम या 60,000 के आसपास होता है, उनको 5,000 रुपये की कन्या विवाह में दिया जाता है, ड्राफ्ट के माध्यम से या चेक के माध्यम से। उसके बाद है मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत 60 से 79 वर्ष के आयु के समूह वाले को कितनी पेंशन दी जाती है? घुमाकर प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो वही ये 400 रुपया हो जाएगा, ठीक। 60 से 79 वर्ष के लिए 400 और 80 साल से अधिक होगा तो उनको 500 रुपये के महीना दी जाती है। अगला प्रश्न है कि कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना में अंत्येष्टि के लिए कितनी रकम दी जाती है? तो अंत्येष्टि के लिए कितनी रकम दी जाती है? तो ये 1500 रुपया दी जाती है अंत्येष्टि योजना। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना में 1500 रुपया दिया जाता है। जयप्रभा जननी शिशु आरोग्य एक्सप्रेस योजना की शुरुआत कब हुई? जयप्रभा जननी शिशु आरोग्य एक्सप्रेस योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये किया गया 2012 में। याद रखिएगा कब किया गया? 2012 में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका कि मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई? मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये किया गया था 2016 में। याद रखिएगा, मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की शुरुआत 2016 में किया गया।
उसके बाद है मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं भाता योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को कितना भाता दिया जाता है, आपको मालूम होगा, ये तो सभी लोग को मालूम होगा। ये 1,000 रुपये के महीना दिया जाता है, इंटर बाद मिलता है इसमें। अगला प्रश्न है कि बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को किस 7 निश्चय योजना के तहत शुरू किया गया है। तो ये आर्थिक हल युवाओं का बल, आर्थिक हल युवाओं के बल 7 निश्चय योजना के तहत शुरू किया गया है बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत, और इसमें 4 लाख रुपये मिलता है जो प्रोफेशनल कोर्स करते हैं। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है जहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है उसको कर लेते हैं। अवसर बढ़े आगे बढ़े, इसमें कौन कौन अवसर बढ़े और आगे बढ़े से संबंधित है पॉइंट। तो देखिए प्रत्येक जिले में जीएनएम स्कूल की स्थापना करना, अवसर बढ़े आगे बढ़े के तहत प्रत्येक जिले में जीएनएम स्कूल की स्थापना करना। आगे देख लीजिए, आगे है प्रत्येक जिले में पैरामेडिकल संस्थान की स्थापना करना, प्रत्येक जिले में पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना करना, प्रत्येक जिले में महिला प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना, प्रत्येक जिले में अभियंत्रण महाविद्यालय की स्थापना करना, और सभी चिकित्सा महाविद्यालयों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करना। आगे भी पॉइंट है आपका कि प्रत्येक अनुमंडल में एएनएम स्कूल की स्थापना करना, अभी कहीं जगह बाकी है। प्रत्येक अनुमंडल में सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करना, और राज्य में 5 और नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना करना। सभी आगे बढ़े पढ़े के तहत ये सब योजनाएं हैं। अब देख लीजिए इसमें आत्मनिर्भर भारत के 7 निश्चय योजनाएं। 7 निश्चय योजना के तहत न्याय के साथ विकास सिद्धांत के प्रति पर बल दिया गया, और इसका 2020 से 25 के तहत 7 निश्चय 2 योजना का कार्यक्रम किया गया है। देखिए 7 निश्चय 2 योजना में आपके युवा शक्ति बिहार की प्रगति है पहला, क्या बोलेंगे, युवा शक्ति बिहार का प्रगति, ठीक। उसमें दूसरा हो जाएगा सशक्त महिला सक्षम महिला, 7 निश्चय 2 में सशक्त महिला सक्षम महिला। दूसरा, तीसरा होगा हर खेत तक सिंचाई तक पानी, तीसरा क्या होगा, हर खेत तक सिंचाई तक पानी। चौथा होगा स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, चौथा क्या होगा, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव होगा। और छठा क्या होगा, सुलभ संपर्कता, छठा क्या होगा, सुलभ संपर्कता। पांचवा हो जाएगा स्वच्छ शहर विकसित शहर, पांचवा नंबर स्वच्छ शहर विकसित शहर। छठा होगा सुलभ संपर्कता, और सातवां होगा सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बनते हैं हूबहू। ये देखिए इसमें था कि उसमें हम लोग 7 निश्चय 2 देखें, इसमें 7 निश्चय 2, ठीक है ना, ये 7 निश्चय खाली है, प्रथम है 7 निश्चय प्रथम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 2016 में विकसित बिहार के लिए 7 निश्चय योजना की शुरुआत की है। तो 7 निश्चय योजना 2016 में शुरू किया गया, और इसका उद्देश्य है कि बिहार को तेज़ी से विकास किया जाए। और इस योजना के तहत कौन कौन योजनाएं हैं देख लीजिए, यहाँ पर है, हम बता देते हैं 7 को इसमें है। पहला है आर्थिक हल युवाओं का बल, आर्थिक हल युवाओं का बल। उसके बाद है आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार, आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार दूसरा है। तीसरा है हर घर बिजली लगातार, हर घर बिजली लगातार। चौथा है हर घर नल का जल, हर घर नल का जल। पांचवा है घर तक पक्की गली नाली, हर घर तक पक्की गली नाली। और छठा है शौचालय निर्माण घर का सामान, शौचालय निर्माण घर का सामान। और आखिरी है अवसर बढ़े आगे बढ़े, अवसर बढ़े आगे बढ़े। ये 7 गो निश्चय है, ये इसमें से प्रश्न बनेंगे, ऑप्शन दे देगा कि इसमें से कौन से 7 निश्चय 2 के अंतर्गत आते हैं। तो ये आप क्लियर कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। मुख्यमंत्री SC ST मेधावृत्ति योजना जो होता है, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मेधावृत्ति योजना। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है कि SC ST का जो एजुकेशन सिस्टम है उनको डेवलप किया जाए, विकास किया जाए। इसके तहत देखिए क्या है, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा संचालित मैट्रिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से जो पास होते हैं इस वर्ग के स्टूडेंट, उनको 10,000 रुपये का रकम दिया जाता है, ठीक। आगे है मेधावृत्ति योजना 2000। ये प्रश्न पूछ देगा कि मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना कब शुरू किएगा। तो 2008 से 9 में इसकी शुरुआत किया गया, ठीक है। मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना 2008 से 9 में शुरुआत किया गया, और इसके तहत माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाले SC ST विद्यार्थियों को 10,000 छात्रवृत्ति दी जाती है।
और 2016 से द्वितीय श्रेणी में जो पास होते हैं उनको 8,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा उच्चतम माध्यमिक में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वालों के लिए 15,000 और द्वितीय श्रेणी के लिए 10,000 दिया जाता है। उसके बाद है देखिए मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग मेधावर्ती, जो पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत आते हैं उनके लिए भी बिहार सरकार के द्वारा प्रथम श्रेणी पर 10,000 रुपये दिया जाता है। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछ देगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेधा छात्रवृत्ति योजना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेधा छात्रवृत्ति योजना देखिए एक किससे संबंधित है, प्रश्न पूछ सकता है। तो मैट्रिक इंटरमीडिएट परीक्षा के टॉपर्स विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाता है और छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु किया जाता है। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 से किया गया, याद रखिएगा। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 से किया गया है। ये भी प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। और 12वीं के बाद जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं उनको प्रोफेशनल कोर्स बीटेक एएनएम जीएनएम करने के लिए स्कॉलरशिप मिलता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना है। मुख्यमंत्री शहरी नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये 28 अक्टूबर 2016 को किया गया। मुख्यमंत्री शहरी नली गली पक्कीकरण निश्चय योजना की शुरुआत 28 अक्टूबर 2016 को की गई। यह योजना नगर विकास आवास विभाग द्वारा क्या किया गया? शुरुआत किया गया। और इस योजना का लक्ष्य पाने वाले 5 वर्षों में सभी को 140 नगर निकायों के 3,323 वार्डों को चरणबद्ध तरीके से आच्छादित करना है। अब देखिए एक और यहाँ से ये भी प्रश्न बनने की संभावना है, चूँकि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना, तो इसकी शुरुआत 2011 से 12 में हुई। मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास का योजना 2011 से 12 में हुई है। यहाँ से एक ही प्रश्न बनने की संभावना है। आगे देखिए, यहाँ से प्रश्न एक बनने की संभावना है कि मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना की शुरुआत कब हुई? तो 2009 से 10 में शुरुआत की गई। मुख्यमंत्री महादलित पोशाक योजना 2009 से 10 में शुरू किया गया है। और इसमें कक्षा 1 से 5 तक के जो छात्र होते हैं, छात्र छात्राएँ होते हैं, उनको ये सब इसमें 500 रुपये तक की नगद राशि प्रदान की जाती है। पोशाक मिलता है, जूता मिलता है इसके अंतर्गत। ठीक, यहाँ से प्रश्न बन सकता था। और एक और यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, शताब्दी अन्न कलश योजना, इसकी शुरुआत 2011 में की गई है। शताब्दी अन्न कलश योजना, इसकी शुरुआत 2011 में की गई है। और इस योजना का उद्देश्य राज्य में निवास करने वाले निर्धन, दिव्यांग, विधवा, जिनके पास आवास नहीं होता है, कमज़ोर तबके के लोग होते हैं जो आज खा लिए और कल के लिए सोचते हैं, वैसे लोगों के लिए, उनके लिए खाद्य सुरक्षा मुहैया कराना होता है। यहाँ से प्रश्न बनेंगे, देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है कि बिहार सरकार द्वारा संचालित कुछ अन्य योजनाएं मतलब स्टार्टअप, नई स्टार्टअप नीति 2022 में लागू की गई है। ठीक है, नई स्टार्टअप नीति 2022 में लागू की गई है। और इसके तहत क्या है, थोड़ा सा देख लीजिए कि इसमें है कि आपको 10 लाख तक के कैपिटल सीड फंड जो महिलाओं को 5% से अधिक SC/ST के अंतर्गत जो आते हैं उनको मिलता है। यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है, अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना में कितने राशि दिया जाता है? तो 1 लाख रुपये की राशि दिया जाता है, याद रखिएगा, 1 लाख। ठीक, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं कि समेकित बाल विकास योजना के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? तो देखिए, एक केंद्रित परियोजना है और इसके अंतर्गत बच्चे और महिलाओं के बहुआयामी और पारस्परिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कारगर कम लागत पर सेवाएं दी जाती हैं। और इसमें 0 से 6 वर्ष के बच्चे और गर्भवती तथा धात्री महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को देखरेख किया जाता है कार्यक्रम के रूप में। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन से वो 6 जो सुविधाएं हैं दिया जाता है? तो देख लीजिए, ये है पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा और संदर्भ सेवाएं। ये दे देगा कि इसमें से कौन संबंधित है इससे, ऐसे प्रश्न पूछ सकता है। यहाँ से प्रश्न पूछने की संभावना है दोस्तों कि ये जो दुलार रणनीति योजना है किससे संबंधित है? तो ये यूनिसेफ से संबंधित है। इसकी मदद कौन करता है? यूनिसेफ। बिहार के 38 जिलों में दुलार रणनीति योजना ये चालू कर दिया गया है। ठीक, यहाँ से एक प्रश्न बनने की संभावना है।
अब देखिए सतत जीविकोपार्जन, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं, चूँकि महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से इसको चालू किया गया। सतत जीविकोपार्जन की योजना जो है ये 2018 में चालू किया गया था, शुरुआत 2018 में किया गया है। यहाँ से ये प्रश्न होने की संभावना है। और इसके तहत एक और यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ये किशोरी बालिकाओं के लिए योजना, कुपोषण जैसे खाने पीने होते हैं, पर्याप्त मात्रा में एनर्जी नहीं मिलता है तो कुपोषण हो जाता है, ठीक है। तो बिहार राज्य में वर्ष 2011 से 12 में 12 जिलों में लागू किया गया है। किशोरी बालिकाओं के लिए योजना 12 जिलों में लागू किया गया है और इसकी शुरुआत 2011 से 12 में किया गया है। और वित्तीय वर्ष 2017-18 में इसका नाम बदलकर किशोरी बालिकाओं के लिए योजना कर दिया गया, यानी स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल। 11 से 14 वर्ष के स्कूल नहीं जाने वाली किशोरियों के लिए सीमित करते हुए राज्य के सभी 38 जिलों में लागू कर दिया गया इसे। यहाँ देखिए मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत इसमें है कि मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आयोजित 10वीं कक्षा की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होने वाली समान श्रेणी एवं पिछड़ा वर्ग BC2 के अंतर्गत जो छात्राएं आती हैं उनके लिए 10,000 प्रति छात्रा प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। कितने? 10,000। तो प्रश्न पूछ देगा कि मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना का रकम कितना है, तो 10,000, ठीक, ऑप्शन में 10,000 देगा। आगे देख लेते हैं, आगे है यहाँ से प्रश्न बनेगा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, ठीक है, ये क्या है? तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है और बाल विवाह को रोका जाता है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे पल रहे परिवार विवाह के समय उन्हें 5,000 रुपये की मदद किया जाता है, जिनके माता पिता की रकम 60,000 से कम होता है। आगे है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकते हैं कि मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना क्या है। तो देखिए इसका मतलब है मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना कि वैसे भ्रूण हत्या को रोकना। देखते होंगे कि कई लोग होते हैं जैसे कपल्स होते हैं, ठीक, तो आजकल तो प्यार मोहब्बत का ये सिचुएशन ही चल रहा है। कई ऐसे होते हैं जो मिलते हैं और मिलने के बाद उस सिचुएशन में देखते हैं कि लड़की क्या हो जाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है। और कई लोग ऐसे कई घटनाएं देखने को मिलता है और कई मिस्टेक से क्या होता है, लोग प्रेग्नेंट हो गई, उस दौरान उसे अबॉर्शन कराना पड़ता है। तो ये सब गलत है और ये क्रिमिनल ऑफेंस है। इसी के तहत मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना लागू किया गया है। देखिए इसके तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को जन्म लेने वाली कन्या को जन्म के समय 2,000 रुपये की राशि को UTI चिल्ड्रेन करियर बेनिफिट प्लान में कन्या के नाम से निवेश कर दिया जाता है, ठीक। और 18 वर्ष पूरा होने पर मूल राशि का भुगतान कन्या के 18 राशि पूर्ण होने पर किया जाता है। उसके बाद है देखिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 25,000 रुपये दिया जाता है स्नातक तक, ठीक। अब स्नातक पास करते हैं तो आपको 50,000 रुपये मिलेंगे। इसके तहत किसी बालिका को उसके जन्म से लेकर स्नातक करने तक 54,100 रुपये दिए जाएंगे। देखिए इस योजना के तहत कन्या का जन्म होने के समय 2,000 रुपया दिया जाएगा और 1 वर्ष आयु पूरा करने पर तथा आधार से लिंक कराने पर 1,000 दिए जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज का हमारा यहीं बिहार सरकार की योजनाओं से संबंधित जो प्रश्न बनने वाले थे वो मैंने करवा दिया। अगले वीडियो में हम लोग फिर एक नया चैप्टर लेकर आएंगे जो बिहार स्पेशल से बनने की संभावना है। और बारी बारी से अभी समय है हम लोग के पास 40 से 45 दिन। इन 40 से 45 दिनों में अच्छा सिलेक्टेड टॉपिक करेंगे, फिर करंट अफेयर के भी जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो भी हम लोग करेंगे। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें और पढ़ते रहें और देखते रहें स्टैंड BPSC।